हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम क्लास 12th चैप्टर फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, उसके एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अगले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग गॉस का नियम पढ़े थे। गॉस का नियम, ये नियम क्या था? कहे थे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता था, जिसका सूत्र होता था फाई इक्वल टू Q/ε0। इस सूत्र को हमने स्टेटमेंट को पढ़ा था और इस सूत्र का डेरिवेशन भी करा था। अगर आप गॉस के नियम के अनुप्रयोग को सही से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले गॉस का नियम क्या होता है और इसके सूत्र को कैसे प्रूव करते हैं, इसकी जानकारी आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये जानकारी है तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप गॉस लॉ के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाके हमारी पीछे वाला वीडियो देखिए, उसके बाद तब यहाँ पर आइए तो आप ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है गॉस के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें 12th फिजिक्स में 3 एप्लीकेशंस हैं। जिसमें हम आज जो बताने वाले हैं वह अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का, अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो आप देखिए कि हम गॉस लॉ का अनुप्रयोग कैसे करते हैं। गॉस लॉ के स्टेटमेंट में पहले लिखा गया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसका मतलब कि गॉस लॉ का जहाँ पर भी हम उसका अनुप्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, उसका एप्लीकेशन करेंगे, उसका सबसे पहले हम वहाँ पर एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। मान लेते हैं एक ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है जो कि यहाँ पर आवेशित है, धनावेश से आवेशित है। ऊपर और नीचे के दोनों टर्म डॉट हैं जो कि हमें बताते हैं कि वायर बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट लेंथ है। अभी इसके नीचे भी वायर होगा और इधर भी वायर होगा। तो हमने एक ऐसा यहाँ पर दिखाया है जिससे ये पता चले कि अभी और बड़ा वायर है, क्योंकि हमारा जो निकालना है वह हमारा डेरिवेशन जो करना है वह इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए करना है। तो यहाँ पर एक हमने उस वायर का कटा हुआ भाग कह सकते हैं कि एक भाग हमने ले लिया है। और अब इस वायर के कारण फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना किया है। सबसे पहले ये वायर है, वायर से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट P है, जिस पर हम इस वायर के कारण, इस धनावेशित वायर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो अगर हम पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या काम ये रहे होगा कि बिंदु P से होकर जाने वाली या कह सकते हैं इस वायर से सेम डिस्टेंस पे जिस पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है वहाँ पर एक हम बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया है जिसके इस बेलनाकार भाग के अक्ष पर उस वायर को माना गया है कि वायर एकदम बीच के उसके मध्य भाग में है और दोनों तरफ ये बंद पृष्ठ है। उस बेलन के आकार के हमने बंद पृष्ठ को मान लिया है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं। माना एक अनंत लंबाई का धनावेशित तार है।
वायर है जिसके प्रति एकांक लंबाई में आवेश लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल है। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल है। तो हम देखिए कैसे यहाँ पर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये हमारा एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है। हम जानते हैं कि अगर जहाँ पर धनावेश होता है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है। तो आप समझें कि अगर यहाँ पर धनावेश है, ये हमारा धनावेशित वायर है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो यहाँ पर बाहर की ओर होगा। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। यह चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो और या फिर यहाँ पर हो, सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा वही होगी। इस गॉसियन पृष्ठ में 3 प्रकार के सरफेस हैं, जिसको ऊपर वाले सरफेस को हमने S1 मान लिया है, नीचे वाले सरफेस को हमने S2 मान लिया है, और यहाँ पर जो ये इसका बेलनाकार पृष्ठ होगा जिसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, उसके पृष्ठ को हमने S3 मान लिया है। अब अगर यहाँ पर 3 पृष्ठ हैं तो जाहिर सी बात है कि वैद्युत फ्लक्स तीनों पृष्ठों का अलग अलग हमें ज्ञात करना होगा। वैद्युत फ्लक्स तीनों पृष्ठों का अलग अलग ज्ञात करना होगा। तो हम बारी बारी से S1 के कारण फ्लक्स ज्ञात करते हैं, S2 के कारण फ्लक्स ज्ञात करेंगे, फिर S3 के कारण फ्लक्स ज्ञात करेंगे। इसके 2 वीडियो पहले जो हमने पढ़ाया था वो वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाया था। एक वीडियो पहले बताया था वैद्युत फ्लक्स के बारे में। उसमें ये मेंशन किया गया था कि वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। अगर वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है तो उसमें कोई दिशा नहीं होगी, और अगर वहाँ पर दिशा नहीं है तो S1 का फ्लक्स ज्ञात करके, फिर S2 का फ्लक्स ज्ञात करके, फिर S3 का फ्लक्स ज्ञात करके हम सभी को जोड़ देंगे तो हमें इस पूरे वायर के कारण फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं S1 पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स S1 पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर हमारा आ जाएगा φ1 इक्वल टू समेशन सरफेस इंटीग्रल हम करेंगे S1 का, और हमारा जो सूत्र होता है वह EdS cos थीटा, ये वाला सूत्र होता है फ्लक्स ज्ञात करने का। अब हम S1 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि S1 की वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। S1 की वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यहाँ पर है। S1 की वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, जबकि इस वाले पृष्ठ को अगर इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा हम ज्ञात करें, इसलिए दिशा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वह सदिश राशि है, तो सदिश राशि में उसकी दिशा को काउंट करना जरूरी होगा। तो सदिश राशि की दिशा किधर होती है? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो टुवर्ड्स योर आई साइड होती है, जिधर से हम देखें। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस वाले भाग को हम देखना चाहते हैं तो इसको हम ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखेंगे तो ये दिशा हो जाएगी, ये ds की दिशा हो जाएगी। तो ये अगर ds की दिशा ऊपर है और ई वेक्टर की दिशा इधर है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो थीटा बनेगा वो 90 बनेगा, यहाँ पर थीटा 90 बनेगा। तो φ1 हमारा आ जाएगा φ1 इक्वल टू समेशन S1 फिर EdS cos 0 अंश cos 90 अंश, यहाँ पर हम लिख देते हैं थीटा बराबर जो हमारा है वह 90 है। अब सबको पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जैसे ही यहाँ पर हम रखेंगे तो φ1 आ जाएगा समेशन S1 EdS cos 90, और cos 90 की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन हमारा 0 आ जाएगा।
हमको फाइनली मिल जाएगा φ1 इक्वल टू 0, φ1 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि S1 पृष्ठ के कारण हमें कोई भी फ्लक्स नहीं प्राप्त होगा। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि यदि वैद्युत क्षेत्र और जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है, दोनों एक दूसरे की दिशा में लंबवत होते हैं, तब वहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर φ1 बराबर 0 है। ठीक है, अब हम दूसरे के लिए ज्ञात करते हैं। दूसरे के लिए यहाँ पर अब ज्ञात करते हैं। अब इस S2 पृष्ठ के लिए ज्ञात करेंगे। तो S2 पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स S2 पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स S2 पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स फिर उसी तरीके से आ जाएगा φ2 इक्वल टू समेशन सरफेस इंटीग्रल करेंगे S2 का, और मेरा जो सूत्र है वह EdS cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम देखना चाहते हैं। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर यहाँ पर हम देखें तो इस वाले पृष्ठ को S2 को हम नीचे से देखेंगे, जब भी देखना होगा तो ds2 की दिशा इधर हो जाएगी अगर यहाँ पर अल्पांश अवयव माना गया है तो, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में है क्योंकि यह पॉजिटिवली चार्ज वायर है, तो यहाँ पर थीटा फिर भी 90 हो जाएगा। अगर S2 के लिए भी थीटा 90 है, S2 के लिए भी थीटा 90 है, और हमको पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। जब यहाँ पर रख देंगे तो हमको मिल जाएगा φ2 इक्वल टू समेशन S2 EdS cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 रखेंगे जैसे ही, तो आ जाएगा φ2 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जो दूसरा पृष्ठ है उसके कारण भी हमें कोई भी फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर थीटा बराबर 90 हो गया। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह आएगा हमारा S3 पृष्ठ के कारण S3 पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स। अब S3 पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो आ जाएगा φ3 इक्वल टू समेशन S3 के लिए निकाल रहे हैं, और EdS समाकलन S3 के कारण सरफेस इंटीग्रल है, और cos थीटा होता है। अब यहाँ पर थीटा देखने की ज़रूरत है। वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बाहर की ओर है, और जब भी इस पृष्ठ को हम देखना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसको हम बाहर से देखेंगे, सामने से देखेंगे। जब सामने से देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ठीक समांतर यहाँ पर एरिया वेक्टर की भी दिशा आएगी। अगर वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा तो cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा φ3, यहाँ से हमको मिल जाएगा φ3 समेशन S3 E इंटू ds, यहाँ पर रखेंगे cos 0 अंश। जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा E बाहर हो जाएगा φ3 इक्वल टू E, और समेशन S3 निकाल रहे हैं किसका? ds का। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि समेशन S3 का निकालेंगे अगर हम ds मतलब कि यहाँ पर है इसके वक्र पृष्ठ के सूक्ष्म भाग लिया गया है, वक्र पृष्ठ का सूक्ष्म भाग लिया गया है। तो वक्र समाकलन करने के बाद वक्र इस बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? आपको याद होगा कि 2πRh क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर h की जगह पर l है
तो इस बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो जाएगा, अर्थात डेल्टा समाकलन S3 बराबर हो जाएगा 2πRL। जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो φ3 इक्वल टू आ जाएगा E इंटू 2πRL। ये हमारा हो गया तीसरा S3। अब हमें चाहिए संपूर्ण फ्लक्स। हमें क्या चाहिए? संपूर्ण फ्लक्स। तो अगर हम संपूर्ण फ्लक्स ज्ञात करना चाहें, संपूर्ण फ्लक्स फाई इक्वल टू आ जाएगा φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3। φ1 φ और 2, φ1 भी 0 है, φ2 भी 0 है, केवल φ3 आएगा। और φ3 की जो वैल्यू है, ये तो दोनों 0 हो जाएंगे। ये φ3 की वैल्यू केवल आ जाएगा E इंटू 2πRL। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं गाउस के नियम से होता है फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ये गॉस के नियम का स्टेटमेंट भी है। फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन में इससे सूत्र प्राप्त होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का दोनों का एक साइड बराबर है। यदि किसी भी समीकरण के दो साइड बराबर होते हैं तो एक साइड बराबर होता है, चाहे लेफ्ट से बराबर हो, चाहे राइट से राइट बराबर होता है, तो दूसरा पार्ट भी बराबर होता है। जैसे यहाँ पर इस समीकरण का लेफ्ट और इस समीकरण का लेफ्ट साइड बराबर है, तो इसके राइट भी आपस में बराबर होंगे। कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमारा आ जाएगा E इंटू 2πRL इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इस 2π को इधर कर दें तो हमारा आ जाएगा 1 अपान 2π और यहाँ पर आ जाएगा 2π, ये नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं और आ जाएगा Q अपान ये वाला RL पूरा नीचे आएगा RL। ये हमारा सूत्र आ गया। लेकिन हमें यहाँ से L को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर L रहेगा तो यह केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक के वायर के कारण फ्लक्स होगा, जबकि ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, अनंत लंबाई का आवेशित तार है। अगर अनंत लंबाई का आवेशित तार है तो उसकी लंबाई हमको नहीं पता है, और जब लंबाई नहीं पता है तो L को कैसे यहाँ पर हम रख सकते हैं। इसलिए यहाँ से L को हटाने की ज़रूरत है। तो कैसे यहाँ से हटाएंगे? इस वाले सूत्र से, यहाँ वाले सूत्र से। हमारे पास है लैम्डा इक्वल टू Q अपान L, लैम्डा इक्वल टू Q अपान L। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा L आ जाएगा। यही वैल्यू हम अगर यहाँ पर रख दें तो आ जाएगा E इक्वल टू 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा L अपान RL। L से L कैंसिल हो जाएगा और जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा मेन फार्मूला, वो हम सबसे ऊपर लिख दे रहे हैं। सबसे ऊपर इसका मेन फार्मूला लिख रहे हैं E इक्वल टू 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर बचेगा लैम्डा और ये हमारा बच गया R। तो इस तरीके से यह हमारा आ गया अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, जो कि हमारा इक्वेशन आया है E इक्वल टू 2π एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम नॉर्मलाइज करना चाहें तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का गुणा कर सकते हैं, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ आसान से रिप्लेस कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, और यहाँ पर 2 लैम्डा हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है।
जब न्यूमेरिकल आएगा तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं, उतना तो कर ही सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, वो था कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, जिसका हमें सूत्र प्राप्त हुआ है E=1/2πε0 इंटू λ/r। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए अब कि कैसी लगी आपको वीडियो, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करिए और अपने दोस्तों के को भी ये शेयर करिए चैनल, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। यहाँ पर आपको 12th साइंस के फिज़िक्स और केमिस्ट्री की सभी टॉपिक्स एकदम सीक्वेंस से 1 बाय 1 करके यहाँ पर मिलेंगे, जिसकी हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है, पूरा मज़ा आने वाला है, एकदम फुल तैयारी होने वाली है। तो हमारे साथ इसलिए बने रहें और हम एक एक करके आपको सभी वीडियो देते रहेंगे और आप 1 बाय 1 करके तैयार करते रहें। साथ में ये मेरा लेक्चर पढ़ने के बाद अपने एक बार रेफरेंस बुक को भी पढ़ें, क्योंकि जब रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, हमारा पूरा क्लास देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को भी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।